नावेद जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। क्या चुनौतियां हैं बीएसपी के सामने, वही चुनौतियां आकाश के सामने होंगी, स्वाभाविक है। इस बार में अंतर सिर्फ इतना है पिछली बार के एपिसोड्स के मुकाबले कि पिछली बार खाली पद दिया गया था आकाश आनंद को। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस बार पद के साथ पावर सौंपी है पहली बार मायावती ने। क्या मायावती को छोड़कर बसपा में जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, हर व्यक्ति आकाश को रिपोर्ट करेगा। यह पहले कभी नहीं हुआ बसपा में, कभी नहीं हुआ। अब इसको अंतिम माने नावेशी को कि अब ये चलेगा टिकाऊ। पहली बात तो ये कि हम आकाश में चर्चा कर रहे हैं। आकाश है कौन? आकाश बहुत अनुभवी नेता तो है नहीं, ना उनका जमीनी संघर्ष किसी ने देखा है, ना वो कोई चुनाव जीते हैं। उनको पार्टी में एक बड़ा पद दिया गया था, उससे जब बाहर उनको किया गया तो उनके शुरुआती कैरियर पे ही दाग लगा दिया। उनकी बुआ ने ही, मायावती जी ने ही कहा कि अपरिपक्व है, अनुशासनहीन है, ससुराली नेता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि उनके शुरुआती कदम को ही कमजोर कर दिया। चुनाव कोई जीते नहीं, अनुभव उनमें कोई है नहीं, मायावती जी के भतीजे हैं, ये बड़ी बात है, यही बात है बड़ी। दूसरी बात, मायावती जी खुद कोई चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसलिए ये बड़ी बात भी छोटी बात हो गई। एक बड़ी बात सिर्फ बची है, वो ये कि आकाश जी जब लॉन्च हुए और बसपा के मंचों पर आए चुनाव में, तो वो आक्रामकता, उनके अंदर एक तेवर, उनके विचार, उनका सत्ता की आंखों में आंखें डाल के भाषण देना, निडरता, तब लोगों को लगा कि बसपा का ये वारिस है और ये बहुजन समाज को आगे बढ़ाएगा। ये युवा नेता है, ये पढ़ा लिखा नेता है, बहन जी ने इसको मौका भी दिया है, ये बसपा को आगे ले जाएगा। लेकिन उन तेवरों के पर कतर के, उन तेवरों को बौना बनाकर अगर बड़ा ओहदा को दिया गया है तो वो ओहदा किसी काम का नहीं है। क्योंकि लड़ाई, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी है। यहां मोदी से भी लड़ना है, योगी से भी लड़ना है, अखिलेश से भी लड़ना है और चंद्रशेखर से भी लड़ना है, कांग्रेस से भी लड़ना है, बिना किसी गठबंधन के। ऐसे में जो चंद्रशेखर के अंदर तमाम आभा मंडल में एक चीज नजर आई, वो ये कि उनके अंदर तेवर है, उनके अंदर एक निडरता थी। जो भाषण वो दे रहे थे, उन्हीं भाषणों, जो राजनीतिक पंडित है, उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि आक्रामक भाषण दे रहे थे, निडरता से वो बड़े जोश में अपने समाज की बात कर रहे थे, शायद बहन जी को लगा बहुत तेजी से लड़का आगे बढ़ रहा है और उसको अनुशासनहीन और अपरिपक्व। जी ठीक बात नावेद भाई, ये संकट है। मैं सुरेश जी के पास चलूंगा। सुरेश जी बहुत पुराने नेता हैं, काशीराम जी के सानिध्य में उन्होंने बसपा को सेवा दी है अपनी। सुरेश जी, अब की मामला पक्का है कि अब की वाला भी कच्चा है? मैंने जितने लोगों से बात की, सबने कहा कि भाई साहब पहले ये पता करके बताओ आप कि अब की बहन जी ने पूरा मन बनाया, कुछ टाइम देंगी। ऐसा तो नहीं 20-25 दिन बाद फिर 2-4 ट्वीट आ जाए, बोले ये लड़का अभी भी नहीं सुधरा, हमने इसको हटा दिया, अब वो सारे लोग हमें रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट। नहीं, क्योंकि बहन जी का मन है, कभी भी ट्वीट ठोक देंगी। सुरेश जी, ये भरोसा, मेरा प्रश्न है, एक मिनट सुरेश जी, मेरा प्रश्न ये, सिर्फ प्रश्न उतना है, बाकी तो प्रसंग था। बसपा का वोटर ये कैसे भरोसा करे कि आकाश अब स्थायी तौर पर मायावती के उत्तराधिकारी हो गए, सारे पावर्स मायावती ने इनको दे दिए। मायावती आकाश से बात करेंगी, बाकी सब लोग बसपा में आकाश से बात करेंगे, आकाश को रिपोर्ट करेंगे। व्यवस्था काशीराम के समय में भी कभी मायावती के लिए नहीं हुई। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पक्की वाली है या कच्ची वाली है। सुरेश जी, ये भरोसा कैसे दिलाओगे आप? देखिएगा अमिताभ जी, बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि ये हमारी पार्टी की एक अनुशासनात्मक सतत प्रक्रिया है। अगर उनमें पहले कुछ कमी थी
तो बहन जी ने उसको परखा और परखने के बाद उनको मौका दिया, उनको पद से हटा दिया। जब कुछ समझदारी देखी तो बहन जी ने, क्योंकि और भी लोग रहे हैं, आकाश जी नहीं, और भी हमारे पदाधिकारी रहे जो हमारे साथ के लोग हैं, वो लोग पार्टी से बाहर किए अनुशासनहीनता के आधार पर, और फिर वापस आए, माफी मांग ली। तो ये हमारे पार्टी का एक अनुशासनात्मक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है और चलता रहेगा। और जिस दल में ये बात नहीं है वहां लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, मेरे जो आकाश आनंद जी जो मेरे नेता हैं वो मेरे से उम्र में बड़े हैं। अमिताभ जी आप ताज्जुब कर रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि वो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि उनको अभी फ्यूचर ज्यादा देखना है। मैं 73 साल तक देख चुका, पार्टी को 35-40 साल में दे चुका। तो जो नई पीढ़ी है उसका आगमन आकाश आनंद जी के माध्यम से हो रहा है। और ये तो 18 तारीख को घोषणा हुई है, अप्रैल के महीने में उन्होंने माफीनामा किया। और माननीय बहन जी ने, बहुत उदार दिल है माननीय बहन जी, ये तो आकाश आनंद जी को नाते रिश्ते में भी उलझाना चाहते हैं और वास्तविकता भी है, परिवार के सदस्य तो हैं। अब मान लीजिए ये कहीं बीजेपी में चले गए होते और कहीं कांग्रेस में चले गए, तब आप नहीं बोलने देते कि सारे संसार का ठेका लिए फिर रहे हैं भतीजा और कहीं कहीं घूम रहा है। तो वो अमिताभ जी, माननीय बहन जी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। और यूथ आकाश आनंद जी को पसंद करता है, उन्हीं की आवाज माननीय बहन जी तक गई है कि बहन जी, आकाश जी, और जहां तक एक बात कही, ये हो सकता है इस तरह का मामला। कौन सा भाई, जब इस देश में कहते हैं कि खुदा की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो जब इस तरह की जो परंपराएं इस देश में हैं, अगर उसका कोई असर उनके पास ऊपर रहा भी हो, तो अब उन्होंने कह दिया कि मैं इस तरह के उलझनों में नहीं उलझूंगा और मैं बिल्कुल काम करूंगा। अभी मैं एक राजपूत साहब को सुन रहा था जो वैसी टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस से, सुरेंद्र जी, मेरे नेता को, मेरे आकाश आनंद जी को, जो मेरे नेता हैं, कभी किसी ने दूसरे नाम से नहीं पुकारा। अभी भी साथी लोग बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं उनके कांग्रेस के जो हमारे कांग्रेस के जो आज के नेता हैं, उनको पता नहीं किस किस नाम से लोग पुकारते हैं। ठीक है सुरेश जी, मैं समझ गया आप कहाँ हिट कर रहे हो। ठीक है सुरेश जी, अभी रुकना होगा। बसपा के बारे में लोग ये कहते हैं, अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ, बसपा के बारे में लोग ये कहते हैं, बसपा के लोग, दूसरे नहीं, अशोक यादव कहें तो चलो ना मानो भाई दूसरी पार्टी के, बसपा के लोग ये कहते हैं, नवेद, वो कहते हैं कि भाई साहब बसपा में सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है, हम लेटर हेड छपाने देते हैं, जब तक छप के आता तब तक हट जाते हैं, फिर वो लेटर हेड का क्या करें। बोले आज नियुक्ति हुई, हमने लेटर हेड छपने दे दिए 500, वो जब तक प्रेस प्रिंटिंग प्रेस वाला लेटर हेड लेके आया तब तक पता लगा मैं तो भूतपूर्व हो गया। बोले जाने कितनी मिठाई बेकार चली जाती है, कितना माल असबाब सब चला जाता है, बड़ा बवाल है। तो खैर ये बसपा की एक समस्या है। और मैं अपने सवाल पर अभी भी कायम हूं कि आकाश को के साथ ये जो प्रयोग है ये अंतिम है, इसकी गारंटी कौन लेगा। और जब तक इसकी गारंटी नहीं हो जाएगी, और एक चीज फिर अशोक जी के पास जाऊंगा, क्या आकाश आनंद को उसमें, सुरेश जी आपने देखा होगा सरकारी बसों में स्पीड गवर्नर लगा होता है, क्या ड्राइवर कितना भी पैर कूदे कुछ 60 से ऊपर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, उस मशीन में फिट कर दिया। क्या स्पीड गवर्नर लगा दिया बहन जी ने, यह भी देखना होगा, या वो उसी तेवर में फिर प्रकट होंगे जिसमें मुकदमे हो रहे थे उनके भाषणों पर, लेकिन लोग ताली बजा रहे थे, कह रहे थे वाह भाई जियो मरे लाल, क्या, या वो बहन जी वाले ही भाषण देंगे अब, भाइयों बहनों सबको ठीक है, ऐसा वैसा ठीक है, अपना ठंडा ठंडा, ये भी देखना होगा, इसी बात बने। खैर अशोक यादव जी, मुझे लग रहा है ये पीढ़ी परिवर्तन है बीएसपी में, और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम देखें तो भाजपा, सपा और बसपा, कांग्रेस तो अभी उस स्थिति में नहीं, ये तीनों पार्टियों के लिए विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है।
सच्ची बात यही है। बहन जी चुनाव तमिलनाडु में भी लड़े, त्रिपुरा में भी लड़े, वो अलग का विषय है, लेकिन अगर उनकी ये इच्छा कहीं पूरी हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में हो सकती है, भाजपा के लिए भी और अखिलेश जी के लिए। बसपा के इस बदलाव में समाजवादी पार्टी अपने लिए क्या चुनौती देखती है? देखिए अमिताभ जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पीडीए समाज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि चाहे वो सीजीआई के पद पर बैठा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी बड़े अखिलेश यादव जी जैसे नेता के पद पर हो, चाहे किसी भी पद पर हो, वो भारतीय जनता पार्टी जो कि मनुवादी पार्टी है उसके अपमान से, उसके उत्पीड़न से अछूता नहीं है। अब आप कल्पना करिए कि इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के साथ अगर मनुवादी भाजपा अपमानजनक व्यवहार कर देती है, तब कौन पीडीए सुरक्षित है? ऐसे संक्रमणीय काल में समाजवादी पार्टी की तरफ पीडीए समाज इस निगाह से देख रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ कि जो इस मनुवादी भाजपा को हरा सकता है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी तब तक पीडीए समाज का उत्पीड़न और अपमान ऐसे ही होता रहेगा। तो इसमें एक वोट जाया नहीं होगा पीडीए समाज का, उसका सिर्फ एक निशाना, जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी खौलते हुए तेल में, उसी तरह से पीडीए समाज आज सिर्फ एक चीज देख रहा है, इस मनुवादी सत्ता को, योगी सत्ता को कैसे हमें निस्तानाबूद करना है। और उसी वजह से पीडीए समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। अब हमें बसपा से कोई मतलब नहीं कि बसपा में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नियुक्ति हो रही, किसकी नियुक्ति कितने दिन हो रही है, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक तिरंगा मूवी देखी थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें जब 3 मिसाइलें होती हैं, यहाँ तो एक ही मिसाइल है, तो जब वो उसको इग्निट करता है, जब जलाता है, तो पीछे से जो है, जो उसका हीरो राजकुमार, वो कहता मैंने इसका फ्यूज कंडक्टर पहले ही निकाल लिया था, मिसाइल से धुआं देखी, दगेगी नहीं। तो कमोबेश वही सब स्थिति चल रही है और पीडीए समाज भी देख रहा है वो मिसाइल पे फ्यूज कंडक्टर नहीं है, बिना फ्यूज कंडक्टर की मिसाइल कितना दूर चलेगी, और फ्यूज कंडक्टर तो ऑलरेडी निकल चुका है। और एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, और क्यों बेदखल करना है, क्योंकि उसका कारण मैंने बता दिया है। और दूसरी बात अमिताभ जी, बस 10 सेकंड, कि आज जब जरूरत थी सबसे ज्यादा, आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, वो अपने अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक जिस जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के आंदोलन का विरोध करते रहे, आज इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के संघर्ष की देन है कि आज वो जाति जनगणना पर राजी हुई है। अपने छद में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को साइड ले आई निकल के आज मोदी सरकार मजबूर हुई है जाति जनगणना कराने में। इसमें इस संघर्ष में बहन जी का क्या योगदान है, इस संघर्ष में बीएसपी का क्या योगदान है, इसमें पीडीए पूछेगा ना बहन जी आपका क्या योगदान है, जो भाजपा को मजबूर होना पड़ा अपना चीर पर्ची एजेंडा छोड़ने के लिए, साइडलाइन करने के लिए, तब बहन जी या बसपा क्या जवाब देगी? मैं बताऊं जब थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।